झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खिमसर, चौरासी, सलुंबर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर वोटिंग होगी। उपचुनाव में बीजेपी डबल इंजन सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों के दम पर चुनावी मैदान में उतरी है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में 10 महीनों में भजनलाल सरकार ने जनहित के काम किए हैं, विकास की गंगा बहाई है, पेपर लीक मामलों में ठोस कार्रवाई की गई है और युवाओं को नौकरियों की सौगात दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इन सबको देखते हुए उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर इस बार कमल खिलेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के राज में विकास के काम नहीं हुए हैं, प्रदेश में अपराध बढ़े हैं और इन सबको वो मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतार रही है। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में उपचुनाव के रण में इस बार मुद्दे क्या रहेंगे। बीजेपी को डबल इंजन सरकार का कितना फायदा मिलेगा? क्या जनता भजनलाल सरकार के 10 महीने के काम पर मुहर लगा पाएगी? पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई का बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा? क्या भजनलाल सरकार की ओर से युवाओं को नौकरी की सौगात वोटों में तब्दील हो पाएगी? साथ ही साथ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है? और बड़ा सवाल यह भी है कि सीमावर्ती हरियाणा राज्य के चुनाव परिणाम का प्रदेश में कितना असर दिखेगा। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे और इस तमाम सवालों के जवाब भी हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी मीडियम महात्मा गांधी स्कूलों को हम हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर देंगे, इन्होंने यू टर्न ले लिया। उसके बाद में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाया, उसको वापस ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज से 6D के माध्यम से हम माध्यमिक शिक्षा में इनको ट्रांसफर करेंगे, वो वापस ले लिया। फिर कहा था कि जो सरप्लस टीचर्स हैं, जो अगेंस्ट पोस्ट बैठे हुए हैं, उन लोगों को हम समायोजन करेंगे, जो रिक्त पोस्टें हैं उनके ऊपर, उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर मंत्री जी ने कहा कि दूध योजना बंद करके हम मोटे अनाज की योजना लाएंगे, उसको भी नहीं किया। और कल तो हद ही हो गई जब एक ट्रांसफरों की लिस्ट आई और 3 घंटे बाद में वो निरस्त हो गई। आना और निरस्त होने से बड़ी बात यह है कि मंत्री ये जवाब दे कि कुछ त्रुटियां रहेगी उसको सुधार करेंगे, और यूडीएच मंत्री जारी करते हैं कि हमारे सेवर सदस्य जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों में, उसको भी 24 घंटे में निरस्त हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये यूटर्न सरकार बन चुकी है, इसलिए जनता का इनसे मोह भंग हो चुका है। जनता के वेलफेयर के लिए इन्होंने गर्मियों में न पानी की व्यवस्था की लोगों के लिए, न बिजली की व्यवस्था कर पाए। बरसात में सड़क टूटी पड़ी है, उनकी बात नहीं कर पाए। बरसात में किसान की फसल खराब हो गई, उसका मुआवजा की बात नहीं कर पाए। कोट पैंट सिला लिए और विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, और विदेशों में कोई इनसे मीटिंग ही नहीं कर पा रहा है। होटल में बैठ करके और पर्यटक की तरह घुमाई कर रहे हैं। तो ये राजस्थान की जनता देख रही है, और इस चुनाव में मैं समझता हूं कि उपचुनाव के अंदर इनको सबक सिखाएगी कि आप जनता के लिए, जनता ने आपको बनाया था, इसलिए जनता के लिए काम कीजिए। आज एक एमएलए ये नहीं कह सकता कि मैं इस सरकार में ये काम, सही काम भी करा सकता हूं। एक मंत्री नहीं कह सकता, मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। ब्यूरोक्रेसी का भी मनोबल टूटा पड़ा है, 3-4 ग्रुप हो गए हैं, कोई किधर खींच रहा है, कोई किधर खींच रहा है। तो ऐसे में राजस्थान में जनता ने सरकार बनाई, लेकिन सर्कस देखने को मिल रहा है। गुड गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। आप बताइए कि एसपी की, अगर उसी के मातहत कार्मिक अगर उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं और आज तक सरकार की तरफ से कोई एक्शन की बात नहीं आ रही है, तो ये महिला सशक्तिकरण की या महिला अपराध को रोकने की दिशा में कोई काम करने की बात ये लोग कैसे कह सकते हैं? आए दिन हमारी नाबालिग बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, माफिया हावी है, चाहे वो खनन माफिया हो, लैंड माफिया हो। और ये तो एक ही एक बात कर रहे हैं, रोजाना पढ़ने को मिलता है। 2 मंत्री कहते हैं कि एसआई की भर्ती निरस्त होगी, तीसरा कहता नहीं होगी,
चौथा अफसर कहता है कि ये हो गया, पांचवा कहता है ये हो गया। भाई साहब, ये सर्कस दिखाना तो बंद करो, जो निर्णय लेना हो निर्णय लो और नई भर्तियां निकाल करके नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करो। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। श्याम झा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्राइम टाइम डिबेट में, और प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता भी हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। सबसे पहले प्रतिष्ठा जी, आपसे ही शुरुआत करने वाली हूं, क्योंकि देखिए अब 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तमाम तैयारियां आप देख रही होंगी, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की। ऐसे में अगर देखा जाए तो उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, जो बीजेपी के पक्ष में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बीजेपी का हौसला और भी बढ़ा है। अब ऐसे में अगर बात हम कांग्रेस की तैयारियों की कर ले, तो कितनी मजबूत तैयारियां आपको नजर आ रही हैं? प्रतिष्ठा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दों के लिए हमेशा जनता के साथ खड़ी रहती है, इसलिए चुनाव की कोई विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी का जो 10 महीने का, सॉरी माफी चाहती हूँ, 10 साल निकल गया जी जी। 10 महीने का जो फेलियर है वो जनता के सामने है। जनता ने इनकी कथनी और करने के बीच के अंतर को पूर्ण रूप से समझ लिया है कि सरकार आपस के अंदर ही उलझकर रह गई है, क्या करना है या क्या नहीं करना। इतनी असमंजस्य की सिचुएशन आज सरकार के सामने बनी हुई है कि मेरे ख्याल से आम आदमी भी इस चीज को त्रस्त हो चुका है कि कितनी, तो आप देखेंगे तो कितने जब से सरकार बनी है ट्रांसफर की लिस्ट बार बार बदली जाती है। यूटर मतलब आज भजनलाल सरकार को अगर यूटर्न सरकार भी कहा जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार हर मुद्दे पर, एक मंत्री नाराज होता है वापस यूटर्न, इधर कहीं किसी मामले में संघ नाराज होता है फिर यूटर्न, कहीं लेकिन इस बार तो प्रत्याशी चयन में बीजेपी आपसे आगे चल रही है। हर सीट पे 3 से 5 प्रत्याशियों का पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भिजवा भी दिया गया है। देखिए ये तो आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी आगे चल रही है, हमारे तो नाम ही फाइनल है, सब चीजें हाईकमान के पास हैं और बहुत जल्दी हो जाएगी। ये आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन हमारे नजरिए से ये मेरा अपना कोई पर्सनल नजरिया नहीं है। ये जो चीजें हैं, जो फैक्ट है, वो मैं आपसे बता रही हूँ। अब इसमें बीजेपी आगे चल रही है, मेरा इसमें क्या पर्सनल नजरिया हो सकता है? आपको ये लग रहा है ना कि बीजेपी आगे चल रही है, ऐसा कहाँ पर ये चीजें है कि बीजेपी आगे चल रही है? कांग्रेस ने कुछ वर्क ही नहीं किया, ऐसा कुछ मतलब। प्रतिष्ठा जी, मैं कह रही हूं कि प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने में बीजेपी आगे चल रही है। 3 से 4 जो प्रत्याशी हैं उनका पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। मैं प्रत्याशियों पर बात कर रही हूँ। देखिए अभी आप 4 या 5 का नाम की अभी जस्ट आप बात कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले मैंने सुना था 3 के नाम फाइनल हो गए हैं। तो फाइनल क्या हुआ ये तो किसी को नहीं पता, कहने के लिए पता नहीं क्या फाइनल हुआ है, लेकिन हकीकत कोसों दूर है इनकी। आप देखिए जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन पहले सरकार की एकजुटता तो आप दिखाइए ना कि सरकार के अंदर हर कोई नाराज चल रहा है यार। विधायक अपने क्षेत्र का काम करवाने के लिए कैपेबल नहीं है। सीएम तक ये देखते हैं कि भाई लिस्ट में देख लीजिए हमारे नाम भी आए कि नहीं। तो क्या कह सकते हो आप, कैसी तैयारी चल रही है? केवल हालांकि मैं एक बात तो बिल्कुल सत्य से कहूंगी कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। चुनाव के अलावा ना विकास के मोड में आती है कभी, ना जनता के हितों पर ये ध्यान देते हैं। आप देखिए जब मानसून आने वाली होती है तो नालों की हम सफाई करते हैं, लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं था क्योंकि सरकार चुनावी मोड में थी। जब गर्मी होती है तो हमें पता होता है कि जल संकट आएगा, बिजली का संकट आएगा, तो हम तारों की रिपेयरमेंट, बहुत सारे काम हम करते हैं कि हम तैयारी करते हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ चुनाव की तैयारी करती है, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं करती। सरकार का काम केवल चुनाव की तैयारी नहीं है। ठीक है प्रतिष्ठा जी,
श्याम जी से भी जवाब ले लेते हैं कि क्या वाकई बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। श्याम झा जी, अभी आपने सुना प्रतिष्ठा जी को, वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। नालों की सफाई हम करवाते हैं, बिजली के तारों का जो समस्या होता है वो हम दूर करते हैं, सड़कों की जो साफ सफाई की बात है या मरम्मत की बात है वो हम करते हैं। पिछले 10 महीनों में बीजेपी ने क्या किया राजस्थान में? देखिए, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था। प्रतिष्ठा जी ने बताया कि कांग्रेस के भी नाम फाइनली हो गए हैं। प्रतिष्ठा जी को यही नहीं पता कि इनकी 7 सीटों में कि कांग्रेस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है और कितनी सीटों पे इनके सहयोगी दल जो इंडी गठबंधन है इनका, कितनी सीटों पे वो लड़ रहे हैं। पहले वो इसका तो जवाब दे दे कि कांग्रेस क्या 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। उसका जवाब ही नहीं होगा इनके पास, क्योंकि इनका जो इंडी गठबंधन है, जो स्वार्थपूर्ण गठबंधन है, उसमें हनुमान बेनीवाल जी कह रहे हैं हमें 2 सीट चाहिए, बीएपी वाले कह रहे हैं हमें 2 सीट चाहिए। इनको तो यही नहीं पता कि कौन कौन सी सीट पे लड़ने वाले हैं। पहले उसका एक बार जवाब दे दे तो मैं बताऊं इनको कि भाई बीजेपी की क्या तैयारी है, कांग्रेस की क्या तैयारी है। और रही बात विकास की, किस प्रकार से 5 साल होटलों में सरकार चली, किस प्रकार से जैसलमेर और यहाँ कुकस में 2-2, 3-3 महीने होटलों में सरकारें चली, किस प्रकार से कैंपिंग हुई मानेसर में, पूरा देश ने देखा कि सरकार का जो सिर फुटौल की वजह से जो राजस्थान का विकास रुका। माननीय भजनलाल जी, बाड़ेबंदी की सरकार, जी बाड़ेबंदी की सरकार, माननीय भजनलाल जी अभी राइजिंग राजस्थान को लेकर के लगातार दौरे कर रहे हैं। विदेशों से फंड आ रहा है और राजस्थान में जिस प्रकार से 90,000 सरकारी नौकरियों की उन्होंने घोषणा की है, युवाओं में उत्साह है, चारों तरफ विकास की बात हो रही है। डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में हर घर तक जल पहुंचाने का संकल्प और अगले 2 सालों में बिजली में आत्मनिर्भर होने का संकल्प। ईआरसीपी का मुद्दा, हर चीज 10 महीने के अंदर सारा किया। ईआरसीपी जो 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस उस पर केवल राजनीति कर रही थी, वो 1 महीने में सरकार बनते ही उसका एमओयू साइन हुआ। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में एमओयू साइन हो गया, उसका काम चालू हो गया। तो किस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस ने केवल 5 साल राजनीति की, जनता की अनदेखी की, पेपर लीक। अभी डोडासरा जी कह रहे थे शिक्षकों के तबादलों की लिस्ट के बारे में। डोडासरा जी पहले वो बता दे, जब वो शिक्षा मंत्री थे, शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री जी ने डोडासरा जी के साथ बैठ के शिक्षकों से पूछा क्या ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मीडिया के सामने, वहां सारे पूरे राजस्थान की मीडिया और देश की मीडिया भी थी, और एक स्वर में शिक्षकों ने कहा हाँ हमें तबादले के पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन तो श्याम झा जी, डोटासरा जी तो कह रहे हैं कि भजनलाल जी तो सिर्फ विदेशों की यात्रा करने में व्यस्त हैं, धरातल पर तो वो चीजें आ ही नहीं पा रही हैं। जिन पैसों का जिक्र किया जा रहा है, कि जिन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया जा रहा है, वो चीजें तो धरातल पर आ ही नहीं पा रही हैं। वो तो सिर्फ विदेश घूमने में व्यस्त हैं। देखिए, डोडासरा जी बयानवीर हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस के टाइम में इन्होंने जो साइन किए थे और एमओयू धरे के धरे रह गए, उसी हिसाब से वो सोच रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है भाजपा की सरकार है और पूरी तरह पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी के हिसाब से काम करते हैं। जितने एमओयू साइन हुए हैं, और आप ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार बनते ही, सरकार की शुरुआत में ही राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट जो होने वाला है, वो शुरुआत में ही किया जा रहा है। इनके टाइम में तो लास्ट में किया गया, उसमें भी ये पूरे वादे नहीं कर पाए। जो इन्वेस्टर्स आए उनमें से 30% भी एमओयू साइन, जो एमओयू हुए थे उसमें से 30% भी नहीं आ पाया। तो ये कांग्रेस का केवल और केवल एक संकल्प है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैलाना है, किस प्रकार से यहाँ पे फिरौती की और भू माफिया की उद्योग पनपाने हैं, खनन माफिया का उद्योग पनपाना है। आप देखिए किस प्रकार से साइबर क्राइम का इतना बड़ा वहां पर उद्योग पनप गया था भरतपुर में, वहां पे सरकार बनते ही पूरा हटाया सरकार ने। ठीक है प्रतिष्ठा जी, देखिए इस बार अगर बात कर ली जाए तो कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पे ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद कांग्रेस जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है उनसे गठबंधन कर ले। ऐसी 3 सीटें हैं जैसे खिमसर, चौरासी और सलुम्बर। ये भी चर्चा है कि अगर इन सीटों पर गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को फायदा होने की संभावना है। क्या ऐसा कांग्रेस करेगी? देखिए, जब कांग्रेस कोई भी चीज आपके सामने रखना चाहेंगी, जब रख देगी हमारे हाईकमान इस मामले में कि हमने क्या किया है क्या नहीं, ये जो भी मामला जब आएगा, जब मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को पूरा क्लियरली बता दिया जाएगा। दूसरी बात, श्याम शाह जी ने एक शुरुआत में एक बात कही कि ये जल समझौते की बात कर रहे थे, और दूसरी बात
जल समझौते वाली कोई मैं पहले क्लियर करूं कि ये आप देखिए, जब सरकार इनकी बनी तब की ये एक छोटी सी कटिंग है मेरे पास, जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि जो प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है, इसने यहाँ पर आप देखिए, दिखाइएगा एक बार, मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी इस चीज को देखे, क्योंकि कहने के लिए नहीं है कि 1700 करोड़ का काम कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने कर दिया, नवरेरा बैराज का और ईशरदा बांध का। तो 75 से 86% वर्क दोनों बांधों का कंप्लीट हो चुका था। आज ये केवल समझौता किया है, वो भी जिस पानी की डिपेंडेबिलिटी पर इन्होंने समझौता किया है, वो पानी राजस्थान के किसानों की प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है। इसलिए इन्होंने कभी रखे भी नहीं तथ्य कि पूर्ण रूप से किसानों के सामने रखे जाए कि ये हमारा ये फैसला हुआ है, इससे खाली ये कह रहे कि सबको पानी मिलेगा। लेकिन आपने जिस डिपेंडेबिलिटी पर फैसला किया है, उस डिपेंडेबिलिटी पे आपके पास राजस्थान को पानी इतना नहीं मिलेगा कि आप उद्योगों को दे देंगे, किसानों को भी दे देंगे। पानी की अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो आपकी कथनी और करनी के बीच में बहुत बड़ा फर्क है कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री की भी ये बात कह रहे थे, हमारे टाइम के मुद्दे उठा रहे थे, और आप उनको बता रही थी कि आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड आज इनको दिया है नया कि बाड़ेबंदी की सरकार। लेकिन ये पर्ची की सरकार, ये मैंने शब्द थोड़े ना दिया है प्रतिष्ठा जी, ये तो देखिए चल रहा है, पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी। तो ध्यान नहीं था क्या बोलना है, लेकिन आपने उनकी हेल्प की, इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देती हूँ। कोई बात नहीं, आप अच्छा, ये चीजें हो रही थी, ये चीजें देखिए हो रही थी राजस्थान में कि बाड़ेबंदी से सरकार चल रही है। सरकार कहीं से भी चल रही थी, लेकिन सरकार आम आदमी के लिए चल रही थी। आज सरकार किस चीज के लिए चल रही? सरकार विदेशों में भ्रमण से चल रही है क्या? आज सरकार का आप देखिए किसी मामले में नहीं, तो विदेशों में भ्रमण से क्या परेशानी है प्रतिष्ठा जी? मुझे एक चीज आप पहले ये क्लियर करिए, विदेशों से भ्रमण से क्या परेशानी है? अगर राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? क्या कहा आपने? क्या क्वेश्चन? मैं ये कह रही हूँ कि अगर राइजिंग राजस्थान की बात हो रही है, अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है, तो क्या दिक्कत है? अगर विदेशों में जाके भ्रमण किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, राइजिंग राजस्थान की बात होना से दिक्कत ये है कि राइजिंग राजस्थान के लिए काम करोगे तो आप इन्वेस्टर को यहाँ बुलाइए, यहाँ का एनवायरनमेंट दिखाइए, यहाँ पर उनको ये दिखाया। अभी मीटिंग हुई थी, अभी हाल में मीटिंग हुई थी, इन्वेस्टर्स आए हैं, भ्रमण के लिए जा रहे हैं, आप दूसरी बार गए हैं, लेकिन केवल राइजिंग राजस्थान कह देने से राइजिंग राजस्थान नहीं होता मैडम। ये चीजें समझनी पड़ेगी। कहने से नहीं होता, करने से होता। कहने से नहीं होता, करने से होता, इसीलिए वो जा रहे हैं विदेशों में, ना कहीं क्रैक हो जाती है। चलिए, मेरे सवाल हो गए, अब आप जवाब दीजिए जी। आप विदेशों में दूसरी बार गए हैं, किसी ने कोई पूछा ही नहीं, क्या थी, आने को तैयार नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर कोई मीटिंग का अरेंज नहीं कर रहे राइजिंग राजस्थान के लिए। आप राइजिंग राजस्थान कह देने से बरसे थोड़ी ना राइजिंग राजस्थान हो जाएगा। उसके लिए कार्य को धरातल पर लेके आना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का केवल ये लगे कि सरकार इतनी कमजोर है कि केवल यूटर्न मार रही है, हर चीज पर यूटर्न सरकार हो चुकी है, पर्ची से आई है, सीएम साहब को रबर स्टैंप की तरह। आप मजबूती से अपने डिसीजन नहीं लेंगे, अपने अधिकारों का इस्तेमाल अगर आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते तो राजस्थान के आम आदमी का भला कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपकी मजबूरी तो सबको नजर आ रही है कि आप कोई कर नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं आप मजबूर है। लेकिन इस मजबूरी से राजस्थान के आम किसान का, राजस्थान के आम युवाओं का कोई भला नहीं होने वाला है। तो इसका भला तो तब होगा जब सरकार निर्णय लेने की क्षमता रखेगी और डिसीजन जो लिया उसको पहले उस पर वर्क कीजिए ना। आप लिस्टें निकालते हैं, फिर पहले वर्क कर लीजिए, जितना करना है कीजिए, उसके बाद उसको कीजिए। आप बिना वर्क, बिना तैयारी कर दें, फिर वापस यू टर्न मार लीजिए। आप हर मोर्चे पर फेल है। आम आदमी को कोई सुविधाएं देने की बात आप देख लीजिए। चलिए, ठीक है प्रतिष्ठा जी, श्याम जी से जवाब ले लेते हैं। और दीजिए, 1 मिनट और दीजिए, मैं मेरी बात को कंप्लीट। आपको ध्यान होगा, राजस्थान के आम आदमी को ये बात ध्यान है कि यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आके बोल के गए थे कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याण की योजना है उनको हम बंद नहीं करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। आप देखिए, बहुत सारी योजनाओं को रिव्यू के नाम पर या तो उनको बंद करने के कगार पे या बंद कर चुके हैं।
तो ये जो इनकी सोच है, केवल आम आदमी को परेशान करने की जो इनकी मंशा है, जो चिरंजीव योजना एक बहुत बड़ी योजना थी जिससे आम आदमी को बड़ा बेनिफिट हो रहा था। आज आम आदमी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है कि भैया इन्होंने कहा तो ये था कि हम करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन क्या वही है जो इनको करना था। तो इनको जनता के हित पर के काम करने चाहिए। आप देखिए कि जब एक महिला अधिकारी का फोन की उनकी लोकेशन ट्रेस हो रही है, तो आम महिलाएं, हम जैसी महिलाएं जो एक बिल्कुल आम महिला जिनको हम कहें, उनके साथ क्या हो रहा है आप देखिए। आए दिन बलात्कार की चलिए घटनाएं ठीक है प्रतिष्ठा जी, जवाब ले लेते हैं श्याम झा जी से। श्याम जी देखिए, अब कई ऐसी सीटें भी हैं जहां पर यह खबर चल रही है कि कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। इसमें सबसे पहला नाम आ रहा है सांसद हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा का, कि कांग्रेस से गठबंधन की बात चल रही है। अब अगर इनका गठबंधन हो जाता है तब बीजेपी कैसे यहां पर एक्शन मोड में नजर आएगी, या क्या तैयारी बीजेपी की और ज्यादा होगी मजबूत? देखिए, इसमें मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर तक की तैयारी पहले से ही है। प्रदेश अध्यक्ष जी के हर विधानसभा में दौरे हुए, प्रभारी जी के दौरे हुए, और सभी जो लोक विधानसभा है वहां के प्रभारी बनाए गए हुए। बूथ स्तर तक की तैयारी है, मीटिंगें जिला और ब्लॉक स्तर और बूथ स्तर तक की हमारी हो चुकी है, मंडल स्तर तक की सारी बैठक और सारी तैयारी पूरी है। अब हनुमान बेनीवाल जी इनके साथ आएंगे या नहीं आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रही थी 7 सीटों के कांग्रेस के नाम फाइनल हो गए, अब कह रहे हैं कि आला कमान बताएंगे। तो कांग्रेस में क्या है, कंफ्यूज रहते हैं लोग बाग। आप चाहे प्रदेश अध्यक्ष, आप एक मिनट को चुप कराइए। एक मिनट प्रतिष्ठा जी, देखिए आप जब बोल रही थी तब श्याम झा जी ने आपको बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। ठीक है प्रतिष्ठा जी, श्याम झा जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, ये कांग्रेस की टेंडेंसी है पूरी तरह से, जो अब जब जिस प्रकार से आज कंफ्यूजन की स्थिति है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे अभी ये बात कर रही थी किस प्रकार से उसके लिए बताया इन्होंने कि चिरंजीवी योजना का, इनको ये पता नहीं कि राजस्थान में आयुष्मान योजना के नाम पे 25 लाख का बीमा दिया गया। उनको जानकारी का अभाव रहता है, और ये जानकारी के अभाव में कुछ देखिए, इनको आप चुप कराइए तो बीच में। अब अगर प्रतिष्ठा जी देखिए, अभी आप मुझे कह रही थी कि एक बार में सारे सवाल पूछ लीजिए। 5 लाख का केवल बीपीएल परिवार का। देखिए, आप इस तरह से अगर डिबेट प्रतिष्ठा जी देखिए, इस तरह से तो आपकी बात ना हमें समझ में आएगी ना दर्शकों को समझ में आएगी। आप एक बार श्याम झा जी को पूरा सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगी, आप ही से जवाब लूंगी। हमारे पास 2 ही मेहमान है, आप और श्याम झा जी। चलिए श्याम जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। वही मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस काल में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से पेपर माफिया और भू माफिया, खनन माफिया सारा किया, और बीजेपी सरकार आते ही पेपर माफिया भी पकड़े गए, भू माफिया भी पकड़े गए, और इस तरह से कार्रवाई हुई है सभी पे। और जिस प्रकार से नौकरियों की घोषणा हुई, 90,000 नौकरियां युवाओं के लिए घोषणा की गई है, 90,000 युवाओं को नौकरियां मिलेगी। युवाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है। इन्होंने तो किसानों का ऋण माफी के नाम पे भी 250 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अभी उसकी जांच चल रही है कि ऋण माफी के नाम पे 250 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया कांग्रेस ने, और बोलते थे किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल। लेकिन श्याम जी देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि बीजेपी ने पिछले 10 महीनों में जो भी काम किए हैं राजस्थान में, चाहे वो पेपर लीक मामले पर काम किया हो, युवाओं को नौकरी देने पर काम किया हो, अगर युवाओं का यहाँ पर जिक्र किया जाए, नौकरी का जिक्र किया जाए, तो क्या बीजेपी उन कामों को वोट में कन्वर्ट कर पाएगी या नहीं? ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बीजेपी के लिए है, क्योंकि उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, बीजेपी जो भी करेगी बेहतर ही करेगी, क्योंकि ये जो 7 सीटों में से केवल 1 सीट ऐसी थी जो बीजेपी के हाथ में थी। बाकी तो हमारा 7 सीटों पे पूरी तैयारी है, और हमें जनता पे पूरा विश्वास है, हम 7 सीट जीत के आएंगे, क्योंकि राजस्थान की जनता जागरूक जनता है। वो देख रही है कि किस प्रकार से किसानों के लिए काम किया जा रहा है, युवाओं के लिए काम किया जा रहा है, महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। और ये बात फोन टेपिंग की कर रही थी, किस प्रकार से लोकेश शर्मा को भूल गई है शायद प्रतिष्ठा यादव जी, किस प्रकार से उन्होंने अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगाया कि एमएलए मंत्री सबके फोन टेप हो रहे थे, और किस प्रकार से लोकेश शर्मा आज वहां दिल्ली में तारीखें भुगत रहे हैं। तो ये आप सचिन पायलट जी ने किस प्रकार से बोला कि मेरा फोन टेप किया जा रहा है, ये सारी बातें भूल चुकी हैं कि कांग्रेस सरकार में क्या क्या हुआ। आप प्रतिष्ठा जी थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन कीजिए, और अपने पार्टी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में काम किए, ये घोटालों की सरकार नहीं है,
ये डबल इंजन की सरकार है और विकास ठीक है, राजस्थान ठीक है। सरकार श्याम को झा पता जी, है एक कि छोटा सा भारतीय सवाल जनता पार्टी आपसे, के उसके बाद में प्रतिष्ठा जी के पास जाऊंगे। एक छोटा सवाल आपसे, आपको क्या लग रहा है कौन सी सीटों पर आपका मुकाबला काफी ज्यादा चैलेंजिंग कांग्रेस से आपको नजर में आ रहा है? क्योंकि देखिए, दौसा की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर खोई हुई साख पाने की कोशिश दोबारा बीजेपी कर रही है और कांग्रेस भी इन्हीं चीजों पर लगी हुई है। इस पर एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रतिष्ठा जी का रुख करूंगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। सभी सीटों पे पूरी तरह से कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी मेहनत कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है राजस्थान की जनता से कि सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। चलिए ठीक है, प्रतिष्ठा जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि ऐसी कौन सी सीट है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि यहां पर हमारी जो टक्कर है वो काफी तगड़े वाली रहने वाली है? देखिए, हमारी सभी सीटों पर हम जीत रहे हैं और कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि सरकार का फेलियर जनता के सामने है। जो इनका सरकार बनने के बाद में जो भी इन्होंने काम किया, खुद की बड़ाई खुद करें वो तो एक मोह या मिठू कहलाता है, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे है। जनता इस चीज को देख रही है, इनके वर्क को देख रही है, इनकी कथनी करने के फर्क को देख रही है कि किसान सम्मान निधि के 12,000 का वादा किया था, लेकिन कितनी बढ़ाई है। तो ये तमाम चीजें हैं। ये चिरंजीव योजना को आयुष्मान में कन्वर्ट कर दिया, ये कह रहे थे श्याम झा जी। जब मैं बोली तो आपने कहा था कि बाद में बोलिए। देखिए, चिरंजीव योजना आम आदमी के लिए थी, इसमें कोई एक अलग से किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं थी। और दूसरी योजना, एक 5 लाख का ट्रीटमेंट और एक 25 लाख का ट्रीटमेंट, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। शायद श्याम झा जी को ये चीजें समझ नहीं आती। आप अपडेट हो जाइए। आयुष्मान में 25 लाख तक का ही है, अपडेट कर लीजिए अपने आप को। चैनलों पे आगे झूठ मत बोला करिए। में आता रहता है 5 लाख का है। बीपीएल, केवल बीपीएल के लिए है ये योजना। ये आम राजस्थान में आयुष्मान योजना 25 लाख तक है। चैनलों पे आके झूठ बोलने का मत करिए प्रतिष्ठा जी। योजना के अंदर श्याम झा जी 10 लाख रुपए का जो मत करिए, झूठ मत बोलिए, गुमराह मत करिए लोगों को। एंकर जानती है कि राजस्थान में 25 लाख तक का, एंकर जानती है, आप उनके सामने झूठ बोल रहे हैं। आप पूरी बात सुनेंगे तो आप समझेंगे। आप पढ़ते तो आरएसएस की पाठशाला में है, पढ़ने की तो मैं कह नहीं सकती। बिल्कुल, आरएसएस इसीलिए देशभक्त है, गद्दार नहीं है ना, इसीलिए देशभक्त है, गद्दार नहीं है। जी, लेकिन हकीकत यह है कि जिसके अंदर एक्सीडेंट क्लेम 10 लाख का मिलता था, वो बंद हो चुका है। जो चिरंजीव योजना के अंदर 25 लाख का ट्रीटमेंट हर किसी के लिए अवेलेबल था, वो भी बंद हो चुका है। आप केवल आयुष्मान को नाम ले देने से तो सबका बेनिफिट नहीं होगा। आप ये चीज मैं आपको भी कह रही हूँ कि आप पत्रकार हैं, मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। आप आम आदमी के पास जाकर जो आयुष्मान योजना है उसकी सत्यता को जांच लीजिए कि ग्रास रूट पर इसका क्या लोगों को किन किन को लाभ मिल रहा है। चीजें सामने आ जाएगी सबके। और दूसरी बात कि महिलाओं की ये बात कर रहे थे, आप देखिए जब से सरकार बनी है, एक गैंग माफिया की एक इन्होंने बात की। आपकी सरकार बनते ही जयपुर के अंदर कितने मर्डर हो गए, आए दिन चेन स्नैचिंग से लेकर तमाम तरह की जो घटनाएं हैं महिलाओं के साथ। आज भी अगर आपने देखा हो तो एक ऑटो चालक ने 2 बहनों को बेच दिया, इस तरह की अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रही थी। तो ये तमाम घटनाएं ऐसी है कि जो इन्होंने बड़े मुद्दे बनाए थे जब हमारी सरकार थी, लेकिन जब सरकार आई तो ये इन तमाम चीजों के अंदर इनका फेलियर रहा। किसी काम में भी ये एक्शन नहीं ले पाए कि जिससे कोई केवल मीटिंग ले देने से। एक काम तो बहुत हुआ है कि मीटिंग तो हमारे सीएम साहब भजनलाल जी ने बहुत ली है, लेकिन उस मीटिंग का ग्राउंड पर कुछ भी नजर नहीं आया। ये आम आदमी इस चीज को महसूस कर रहा है कि सरकार केवल मीटिंग ले रही है, पेपरबाजी हो रही है, भ्रमण हो रहे हैं, इधर उधर दौरे भी खूब हो रहे हैं, सीएम साहब भाग भी खूब रहे हैं, लेकिन जनता को बेनिफिट कैसे हो ये कुछ क्लियरेंस नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि हमने कमेटियां बना दी, कमेटियों के अंदर आपने कमेटियां तो बना दी, लेकिन सबसे मेन एक ही पॉइंट है कि आपकी किस योजना से आम आदमी को कितना बेनिफिट हुआ। ये चुनाव के अंदर एक बड़ा मुद्दा जनता के अंदर ही है। ये ले जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जनता सब समझती है कि किसका किस चीज में कितना फेलियर है। एक किसानों की बात कर रहे थे, कर्ज माफी की। 2000 आज के पेपर में ही आया कि 2018 में जब वसुंधरा सरकार थी उस टाइम की रिकवरियां निकली हुई है, जिसको आप लोग ही रोकने का काम कर रहे हैं। आप तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए। जो भी घपले हुए थे ना, वो वसुंधरा जी की सरकार में थे। और आपको शायद जहां जी अगर ध्यान हो तो आपकी उस तत्कालीन सरकार तो इस तरह के जो माफियाज थे उनको
उनको बचाने के लिए कानून तक ले आई थी कि इन पे केस ही नहीं किया जाएगा। तो आप ये जो चीजें जो झूठ बोलते हैं पब्लिक के बीच में आकर, इसको थोड़ा सा बंद कीजिए, क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और बड़ी समझदारी से वोट करेगी। और ये राजस्थान पिछली की बार जनता समझदार है, तभी तो आप आपको उखाड़ फेंका, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है। कि आप आते ही पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन अब आपका देख लिया कि आपके, वो कहावत है ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के दूसरे होते हैं। तो आप कहते तो बहुत अच्छा है, बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रास रूट पर कुछ नजर नहीं आता। एक्शन का चलिए ठीक है रिएक्शन प्रतिष्ठा जी, 5 साल आपकी सरकार रही, 5 साल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, आपने 10 महीने में ही बीजेपी सरकार को पूरी तरह से आंक लिया। श्याम झा जी, जनता ने जनता आंक चुकी है। और आप देख लीजिए, जब इसका चुनाव का जब रिजल्ट आए, चुनाव के परिणाम को जब आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि राजस्थान की जनता बहुत स्मार्ट है और उन्होंने बहुत समझदारी से डिसीजन लिया। आप देखिए, सरकार बनते ही पहला जो उपचुनाव हुआ उसका रिजल्ट सबके सामने है कि जनता ने उस चीज को उसी टाइम सुधार दिया कि इन्होंने तो वैसे उनको मंत्री बनाकर लालच भी दिया था कि भाई आपके क्षेत्र का मंत्री, लेकिन राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने उसको पूर्ण रूप से नकार दिया था। ये सबके सामने है। और ये चुनाव होंगे उपचुनाव, इसमें भी और चीजें तथ्य और बहुत अच्छे से सामने आ जाएंगे। चलिए ठीक है। श्याम झा जी, देखिए अब इस बार तो खैर महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव है, लेकिन ऐसे में अशोक गहलोत और सचिन पायलट, उन्हें तो ऑब्जर्वर बना दिया गया है महाराष्ट्र में। अब ऐसे में राजस्थान के इस उपचुनाव से तो इनकी दूरी है, तो ऐसे में बीजेपी को क्या इसका कोई फायदा हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम को लेकर के आश्वस्त है, कार्यकर्ता की मेहनत को लेकर के आश्वस्त है। अशोक गहलोत जी के रहने से नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सचिन पायलट के रहने से नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान के चलिए कि कार्यकर्ता की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम है उसको देख करके जनता वोट करेगी। और हम आश्वस्त है पूरी तरह से कि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पे जनता विजय दिलाएगी। चलिए ठीक है। प्रतिष्ठा जी, सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी तो फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं उपचुनाव से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई उपचुनाव से किसी की कोई दूरी नहीं है। यहाँ पर भी प्रचार करेंगे दोनों ही, और वहां पर भी जो उनका दायित्व है उसको बखूबी निर्वहन करेंगे। आप दोनों ही, हमारे जो नेता है वो इतने कैपेबल है कि वो दोनों जगह काम को बहुत बखूबी से अंजाम दे सकते हैं। उनके अंदर क्षमताएं हैं, इसीलिए पार्टी ने उनकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उनको ऑब्जर्वर बनाया है वहां पर। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे स्टेट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसका मतलब राजस्थान के अंदर से दोनों दूर हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। राजस्थान उनका घर है, यहीं पर रहेंगे सब, और वहां पर भी रहेंगे। दोनों जगह दायित्व का निर्वहन किया जाएगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा पार्टी एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेगी, और जब जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उस दिन आप और हम यहाँ बैठकर डिबेट वापस कर लेंगे। किस तरह से करेंगे। श्याम झा जी, देखिए नागौर सीट की अगर बात कर ली जाए, नागौर के खिवसर विधानसभा सीट का जिक्र काफी ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए श्याम झा जी से मेरा सवाल है, प्रतिष्ठा जी आपके पास आ रही हूँ मैं। त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत निश्चित है। जिस प्रकार से इनका जो अभी तो तय हो जाए कि इनका गठबंधन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। जिस प्रकार से इंडी जो ये गठबंधन हुआ है, इंडी गठबंधन एक स्वार्थपूर्ण गठबंधन है। अब ये हनुमान बेनीवाल जी को, कांग्रेस ने भी आरएलपी के साथ गठबंधन के कोई संकेत दिए नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, यही हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को कोस रहे थे, गालियां दे रहे थे हरियाणा चुनाव में। निर्दलीयों के चुनाव प्रचार में गए थे हरियाणा में हनुमान बेनीवाल जी, और यहाँ पर ये गठबंधन करने की बात करते हैं। तो इनका किस प्रकार का गठबंधन है ये खुद भी नहीं समझ पा रहे। खुद इतना कंफ्यूज है कांग्रेस पार्टी कि इनको खुद नहीं पता कि कहाँ पे किसके साथ गठबंधन करना है, कौन हमें कोस रहा है, कहाँ जाकर वही गठबंधन वाले इनके वहां जाकर कोसते हैं, यहाँ गठबंधन करते हैं। अभी इनका तय हो जाए। हनुमान बेनीवाल जी 2 सीटें मांग रहे हैं और उसको लेकर के इनके साथ थोड़ा सा तनाव चल रहा है। बीएपी वाले 2 सीट मांग रहे हैं, उसको लेकर के तनाव चल रहा है। अभी तो इनका गठबंधन हो पाता है नहीं हो पाता है वो देखने की बात है। बाकी भारतीय जनता पार्टी को अपनी मेहनत और अपने काम पे भरोसा है, और जनता में पूरी तरह से हमने जो काम किए 10 साल में, जो हमने वादे किए थे चुनाव में, उसमें से 60% वादे अभी 10 महीने में हमने पूरे कर दिए। उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसको सराह रही है, और जनता का हमें आश्वासन मिल रहा है कि बिल्कुल जिता के भेजेंगे। चलिए ठीक है। प्रतिष्ठा जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या वाकई कांग्रेस गठबंधन कर रही है यहाँ पे आरएलपी के साथ? क्योंकि फिलहाल अभी तक तो कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर करती है तो फिर इसका
क्या फायदा कांग्रेस को होगा, इस पे जरा एक बार रोशनी जरूर डालिएगा। देखिए, कांग्रेस को फायदा किस चीज से होगा, वो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला मैं मानती हूँ कि वो हम कर लेंगे हमारे हिसाब से। लेकिन श्याम जहां जी एक बात कह रहे हैं कि हम अपने 10 महीने के जो वर्क है, जो जिससे जनता को बहुत बेनिफिट हो रहा है, उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं श्याम जहां जी आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप जैसी उम्मीद कर रहे करके और आप अपने हिसाब से आपने बहुत बेटर शासन दिया है, अगर इस 10 महीने के शासन को अगर जनता नकार देती है, तो क्या फिर आप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएंगे? क्या वाकई में फिर आप जनता के मुद्दों पर आ जाएंगे, या ये सरकार रूपी सर्कस ऐसे ही जारी रहेगा? ये मैं थोड़ा सा एक बार जानना चाहती हूँ, क्योंकि श्याम झा जनता जी, तो फैसला करती है और उसको उसका परिणाम भी जरूर सवाल पूछा गया है तो जवाब देना भी पड़ेगा। श्याम झा जी, देखिए, मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है, यहाँ किसानों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए काम कर रही है। और आगामी समय में भी किसान, महिला और युवा, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है और इनके लिए काम करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रतिष्ठा जी, संतुष्ट हैं आप इस जवाब से? नहीं, ये तो ये मैंने सवाल ये किया था, ये तो अभी कह ही रहे हैं कि हमने किया है, लेकिन आपके इस काम को, जो काम का डर्रा आपने अपना रखा है इस सरकार में, वर्तमान सरकार में, अगर जनता उसको नकार देती है, तो फिर आप इसमें चेंजिंग करेंगे कि नहीं? मेरा जनता सवाल ये जनता बहुत खुश है, आप जनता सराह रही है काम को, जनता कह रही बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये आप पेपर ताजी चोर जब गिरोह चुनाव का परिणाम आ गिरोह की जाएगा, सरकार नहीं है। परिणाम ये आपके ये अनुरूप नहीं आया। ट्रांसफर एक में एक दलाली की करके सरकार सर, नहीं एक है। एक करके। देखिए, मैं मेरा सवाल को आप समझिए श्यामजा जी, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि जनता समझ रही है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर जनता ने नकार दिया आपके इस 10 महीने के काम को, तो क्या ये पर्ची की सरकार कुछ स्टेबल होगी? क्या ये यूटर्न की सरकार कुछ स्टेबल होगी? कुछ जनता के हित में मतलब सोचेगी कि भाई नहीं, काम जनता के लिए भी करने हैं, सर्कस तो बहुत हो चुका है, अब सरकार चला लेते हैं? क्या इस पर भी कुछ आप सोचेंगे? मेरा सवाल इतना सा है। आप अभी कर रहे हैं, ये तो आपने बता दिया और हमने सुन लिया और जनता ने देख भी लिया। अब इसका परिणाम आने वाला है, आपका एक तरह से एक टेस्ट हो रहा है, तो उस टेस्ट के अंदर आपको लग रहा है आप पास हो रहे हैं, लेकिन जब परिणाम आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप पास हुए कि फेल। तो उस टाइम क्या अपने ही सरकार के सर्कस के ऊपर आप रिव्यू करेंगे? प्रतिष्ठा जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जनता ने आपको नकार दिया, तो आप में क्या क्या परिवर्तन आया, थोड़ा सा उसमें प्रकाश डालिए। पहले आप लोगों में क्या क्या परिवर्तन आया, आपके स्वयं के स्वभाव में या आपके पार्टी के जो पदाधिकारी उनके स्वभाव में? जो चोर गिरोह था, जो भ्रष्टाचारी था, जो ट्रांसफर किया माफिया था, उसमें क्या क्या बदलाव आया? क्या उसमें चेंज आया है कि आगे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उन चीजों में कोई परिवर्तन आया है क्या आपकी पार्टी? वो बताएंगे क्या उसमें? श्याम झा जी, आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम सरकार में नहीं बैठे हैं, तो नहीं, परिवर्तन नकार दिया तो सरकार उसमें क्या के अंदर सवाल परिवर्तन भी आया? तो उनका आपके यही है स्वभाव, प्रतिष्ठा जी, सवाल तो आपने भी उनसे यही पूछा था कि अगर आप हार जाते हैं, अगर जनता नकार देती है, तो क्या आप अपने रवैये में अपने बर्ताव में आप कोई चेंजेस लाएंगे या नहीं? वही सवाल उन्होंने आपसे पूछ लिया कि आप हार गए, आपकी सत्ता चली गई, तो क्या आपने वो बदलाव लाया जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम पार्टी ने हर चीज को बारीकी से बिल्कुल स्टडी हर पार्टी करती है पार्टी के लेवल पर, लेकिन मैं ये क्या कह रही आगे हूँ आगे से ट्रांसफर के चलिए पैसे नहीं ठीक है, लेंगे? ठीक है श्याम झा जी, क्या प्रतिष्ठा पेपर जी, देखिए डिबेट का टॉपिक हमारा ये नहीं है। टॉपिक तो हमारा ये है कि जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी और कांग्रेस कितना एक दूसरे को टक्कर दे रही है। श्याम झा जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पे, देखिए एक बहुत ही खास सीट है बीजेपी के सामने, जो सीट बचाने की चुनौती है वो है सलुम्बर सीट, क्योंकि इकलौती यही सीट है जिन 7 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से यही केवल एक सीट है जो बीजेपी के पास है। देखिए, सलूम्बर सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और सलूम्बर के अलावा बाकी की भी जो 6 सीटें हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम 7 सीटों को जीतने की कवायद कर रहे हैं, 7 सीटों पे हम बराबर मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल सलूम्बर पे मेहनत है, हमारा 7 सीटों पर फोकस है और हमारा लक्ष्य 7 सीटों को जीतना है। ठीक है प्रतिष्ठा जी, क्या लग रहा है कि इस बार ये सीट बीजेपी के पास जाएगा या कांग्रेस के ही खाते में रहेगा? कांग्रेस के खाते में आएगी, 7 की 7 सीटें आएगी, और आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो परिणाम हमारे सामने ही आने वाला है, कोई पीछे तो जाने वाली चीज नहीं है, सामने ही आएगी और 7 सीट कांग्रेस जीतेगी और अच्छे मार्जिन के साथ में जीतेगी, क्योंकि निश्चित रूप से सरकार का फेलियर रहा है, सरकार आपस में ही उलझी हुई है, किसी को ये नहीं पता कि मेरा कार्य आरोप तो क्या आप है। पर भी लग रहा था
ये आरोप तो आप पर भी लग रहा था जब आपकी सरकार थी राजस्थान में कि आपसी कल है, अंदरूनी कल है, कि तो खबरें इतनी सारी आ रही थी प्रतिष्ठा जी, ये आरोप तो आप पर भी लगा है। क्या जी, आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि मेरा मैं बोल क्वेश्चन रही ये है कि जो आप अभी आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि ये आपस में ही उलझे हुए हैं, ये आपने 10 महीने में आंक लिया, लेकिन पिछले 5 सालों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो अंतर्कलह चल रहा था वो किसी से छिपा नहीं था। आप जो कह रहे हैं वो सत्य, मैं उसको मानती हूँ कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज का बड़ा फर्क था कि जो लड़ाई थी ना वो संगठन के अंदर थी, सत्ता के अंदर लड़ाई नहीं थी। किसी काम को लेकर आपने कहीं पर भी देखा कि अशोक गहलोत साहब कमजोर सीएम के तौर पर नजर आए, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, या किसी भी डिसीजन के लिए उन्हें किसी और की तरफ देखना पड़ा। एज ए जो जनता के बेनिफिट के जो मुद्दे थे तमाम, उन पर गहलोत साहब ने बड़े ही मजबूती से डिसीजन लिया और उन तमाम डिसीजनों को के ऊपर काम किया उन्होंने, ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। एक आपस में इतनी बड़ी पार्टी है, किसी भी के भी बीच में मतभेद हो सकता है। मैं बीजेपी के अगर संगठन में हो तो उस चीज को इतना मैं बात उस पर इतना नहीं करती, लेकिन ये बात संगठन से हटकर सत्ता पर आ चुकी है। कृषि मंत्री का इतने लंबे टाइम से एक तरह से नदारद है, उन्होंने इस्तीफा दे रखा, कबूल हुआ नहीं हुआ, कोई चीज क्लियर नहीं हुई। वो जोगाराम जी के बेटे वाला मामला आप देख लीजिए, उससे उनसे इस्तीफा लिया गया, फिर उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो इतनी असमंजस से सरकार के अंदर, सत्ता और संगठन दोनों अलग अलग चीज है। सत्ता से जनता का हित जुड़ा हुआ होता है, संगठन से पार्टी का हित जुड़ा हुआ होता है। ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो अगर आपके संगठन में कुछ है तो वो पार्टी का नफा नुकसान होगा, लेकिन अगर सत्ता के अंदर आप सर्कस करेंगे तो उससे जनता का बेनिफिट श्याम झा जी से जवाब ले लेते हैं। श्याम झा जी देखिए, बस वक्त हमारे पास बहुत कम है, मैं चाहूंगी बहुत शॉर्ट में आप जवाब दें। बिल्कुल छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि सत्ता और सरकार और संगठन का अलग अलग इन्होंने परिभाषा दी। मानेसर में जो कैंपिंग थी उसमें क्या सरकार के लोग नहीं थे? एमएलए नहीं बैठे थे वहां क्या संगठन के वो आपके पदाधिकारी बैठे थे क्या? और आपके ही सचिन पायलट ने सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली, अनशन पर बैठे, वो क्या आपके विधायक नहीं थे? पूर्व उप मुख्यमंत्री नहीं थे वो? और क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे वो? आप जो कले रोड पर आ जाती है, वो जनता के बीच में जो सड़क पे आ गई चीज, वो सार्वजनिक हो गई, वो कोई संगठन की बात नहीं रही, सरकार की बात नहीं रही। श्याम झा जी, प्रतिष्ठा जी, देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है इस डिबेट के लिए। बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए और इस मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी और हमसे बातचीत की। तो प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन अभी ये जंग जारी रहेगी क्योंकि राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को जो वर्चस्व की लड़ाई है वो नजर आ रही है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद क्षेत्रीय दल से कांग्रेस गठबंधन कर सकती है और इस गठबंधन का बीजेपी पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस डिबेट में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।